श्रम मंत्री जी हमें बाहर मिले, महेंद्र जी ने भी खूब उनसे बातें करी, हमने भी करी। बोले हम आपका काम कर रहे हैं और जल्दी करेंगे, ऐसे बोल के थोड़ा हमको उन्होंने टरका रहे थे। फिर मैंने बोला सर हमको आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर बोले चलो अंदर बैठ कर के बात करते हैं। फिर अंदर बैठ कर के महेंद्र जी ने भी बात करी, हमने भी बोली। मैंने कहा सर काम कब करोगे? हम तो बोले चुनाव के बाद करेंगे। मैंने कहा चुनाव के बाद? ये दूसरा भी चुनाव आ गया है। मैंने कहा 8 साल से हमारी कोशिश चालू है आपके। तो बोले नहीं नहीं करेंगे। फिर महेंद्र जी ने बोला तो फिर बोले कि मेडिकल सुविधा हम आपको 19 तारीख को 19 अप्रैल के पहले करेंगे। फिर मैंने कहा सर सीबीटी की मीटिंग बैठाओ, उसमें हमारे कमांडर सर और सिंह सर को उसमें शामिल करिए आप। तो बोले नहीं अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले आचार संहिता। मैंने कहा ये आचार संहिता में नहीं आता है, सीबीटी की मीटिंग आचार संहिता में नहीं आती, आप ये ले सकते हैं, कर सकते हैं। बोले नहीं हम चुनाव का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। फिर हम मैंने बोला कि मैंने कहा फिर ऐसा करिए आप प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हमारे सर की मुलाकात करा दीजिए, सिर्फ वो 5 मिनट की करा दीजिए। वो बोले नहीं अभी ऐसे नहीं हो सकता चुनाव। मैंने कहा ऐसे कैसे? आप हमारा काम करोगे तो हम आपका काम करेंगे। नहीं बोले हमको आपका काम करने में बहुत प्रसन्नता है, मैं अकेला नहीं कर सकता है, मेरे साथ एक वित्त मंत्री भी है, बोले उनका भी काम है। मैं आपका प्रपोजल सेंट्रल में भेज रहा हूँ बोले, अगली चुनाव में जो भी आएगा तब भी आपका काम होएगा, ऐसा उन्होंने बोला हमें। आप देखिए, आप लोग कल अलवर में भी थे हम लोग के साथ परसों, और वहाँ आपने देखा है कि कैसा रोष था और कैसा आक्रोश व्यक्त किया गया। किसी सत्तारूढ़ दल के चुनाव कार्यालय में घुस के इतना बड़ा प्रदर्शन करना कोई मामूली बात नहीं है। और वहाँ कितना बड़ा अरेंजमेंट था सबके खाने पीने का, और महिला मंच की सभा हो रही थी कितनी बड़ी, और घबरा गए सारे लोग क्योंकि एक दिन पहले श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नामांकन किया था, शोभा यात्रा निकली, सब पूरे शहर भर में चर्चा थी, और अगले दिन इतने वृद्ध लोग जो है प्रदर्शन करने आ गए, और वो सारे उनके पदाधिकारी दौड़ के आए बात करने के लिए कि आप लोग प्रदर्शन ना करें, ज्ञापन दे दें। और उन्होंने कहा ज्ञापन दे दीजिए, फोटो खींच। फोटो तो हमारी 50 बार खींच चुकी है, काम एक बार नहीं हुआ, तो फोटो ना खींचिए, आप काम करवाइए। तो उन्होंने, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया आपको, कि उन्होंने कहा कि अगले दिन सवेरे, अभी तो चले गए हैं, अगले दिन सवेरे आइए बात करें। अब उन्होंने ये कहा है कि मेडिकल वाली बात तो हम आपकी करा देंगे। अभी मेडिकल की तो सर प्रपोजल आपका पोर्टल पे लिखा है, आयुष्मान कार्ड में पहले से घोषणा उसका बस कहना है और पारित करना है। इन्होंने करा क्या? नहीं पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ नहीं नहीं, वो उसको जो है आयुष्मान कार्ड में कई कंडीशन है। हमारे लिए ये है कि वो कंडीशन उनको हटानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों को पेंशन मिलती है। और दूसरा, किसी के पास घर है, किसी के पास कोई ना कोई गाड़ी है, वो तो वो सारी शर्तें हमारे लिए हटानी पड़ेगी। उसकी फाइल तैयार रखी है, बस साइन होने हैं इनके, तो ये चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि आपका जो पेंशन बढ़ोतरी वाला मुद्दा है, ये भाजपा की ये घोषणा पत्र संकल्प समिति जो है उसमें है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपना रिकमेंडेशन वहाँ पे भेज दूंगा, अगर सेंट्रल कमेटी ने निर्णय लिया तो वो आपके घोषणा पत्र में ये शामिल कर लेगी। बाकी बातें इलेक्शन के बाद होंगी। पर हमें ये मालूम है कि इतनी बार ये झूठे आश्वासन दे चुके हैं, अब भी हो सकता है यही कहें। तो हमारी टीम तैयार है, हम लोग 3-4 दिन इंतजार कर रहे हैं कि घोषणा पत्र में शामिल होता है नहीं है। हमारे ईपीएस के इतने कैंडिडेट वोटर हैं कि वो किसी को भी हरा सकते, जिता सकते हैं। यहाँ की बात नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो राजनीतिक दल किस तरीके से भीड़ इकट्ठा करते हैं ये वो मानते हैं। पर हमारे तो हम लोग एक कॉल देते हैं तो 25-30 हजार जो है पेंशनर आके इकट्ठे हो जाते हैं। वो तो सिर्फ पेंशनर आते हैं, उनके घर में 3-4 सदस्य होते होंगे। उसके अलावा जो ईपीएस के 95 के मेंबर हैं वो पेंशनर नहीं है पर अभी पे कर रहे हैं, उनको भी जानकारी हो गई है, वो सब लोग वोट हम लोगों को देंगे। तो इस वक्त जो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं वो हाथ जोड़े फिर रहे हैं वहां पे कि इन लोगों में से कोई खड़ा ना हो जाए, नहीं वरना उनकी हार निश्चित है। जिस तरह से कैंडिडेट अपने इलाके में जा रहे हैं, उसकी तैयारी आप भी कर रहे हैं। आप लोगों की तैयारी कहीं ना कहीं आप लोग इंतजार कर रहे हैं, 8 सालों से आपने इंतजार करा था। अगर इन्हें करना होता तो 2 मिनट का काम है इनके लिए। आपका पैसा आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर इनको पारित करना होता तो 1 सेकंड में प्रपोजल बना दिया, आप इसको बनाना भी नहीं, साइन करना और हो जाना। अब आप उसके बाद भी भरोसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग नहीं नहीं, हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, हमें भरोसा नहीं है इन पे, क्योंकि इनको अभी तक ये लग रहा है कि इनका कोई संगठन नहीं है। इस वक्त इन्हें पता लग रहा है कि इनकी संगठन की वोट की शक्ति बहुत है, तब इनको समझ में आ रहा है। अगर ये अभी भी जाग जाए तब भी सवेरा है, वरना तो इनको तो भुगतना पड़ेगा, ये तो तय है। हम लोगों ने कमांडर साहब ने आज भी कहा
कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, शुभचिंतक है, उनका हम सपोर्ट करेंगे, और जिन्होंने जो है हमारा समर्थन नहीं किया है, विरोध किया है, उनका हम विरोध करेंगे। इसलिए जो है सारी तैयारी हम लोगों की उस लेवल पे है और उसी के अनुसार आगे का काम होगा। नमस्कार दोस्तों EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस जो है छिड़ी हुई है। आप मेरे पीछे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो है जो बार बार हमें उम्मीद देता है और फिर हमें धोखे की खाई में धकेल देता है। NSC के कमांडर अशोक राउत जी और उनकी पूरी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर मंत्री से मिले, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ खोखला आश्वासन। सच तो ये है दोस्त कि इतनी संवेदनहीन सरकार शायद ही पहले कभी आपने देखी होगी। आज हमारे देश में वे बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के निर्माण में लगा दिया, आज वे सड़क पर रोने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी जमा पूंजी पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। अगर इन बुजुर्गों का पैसा सही समय पर लौटा दिया जाता तो आज ये उन्हीं से अपनी दवाइयों के लिए परेशान नहीं होते, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता इनको। वे अपने घर की कोठरी में चैन की नींद से सो रहे होते, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। अब चर्चा चल रही है कि सरकार बजट में सैलरी सीलिंग को लेकर 15,000 से बढ़ाकर 25,000 या 30,000 कर देगी। लेकिन साथियों, सिर्फ ये आंकड़ों की हेराफेरी है। सरकार इन तकनीकी दांव पेच में फंसाकर असली मुद्दे को भटकाना चाहती है। हमारा सवाल सीधे है, जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिन्हें सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, उन्हें इस सीलिंग से क्या फ़ायदा होगा? सरकार घुमा फिरा करके बात जो है करना बंद करे। अब सीधा मिनिमम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी का ऐलान करे। पेंशन भोगियों को आंकड़ों का गणित नहीं बल्कि जीने लायक सम्मानजनक राशि उन्हें दी जाए। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री ने न जाने कितनी बार पेंशन भोगियों की उम्मीदों का गला घोंटा है। हर बार लगता है कि अब काम होने वाला है, लेकिन अंत में हाथ क्या लगता है? सिर्फ मायूसी और छल।